Hey guys, welcome back to my channel कॉन्कर फिजिक्स। तो जे क्वेस्ट कॉन्कर फिजिक्स डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे आसानी से मेरा चैनल मिल जाएगा। और ऑलरेडी आप देख रहे होंगे पीछे जेई क्वेस्ट चैनल, ये हमारा मेन चैनल है जेई क्वेस्ट। इसके ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने लेक्चर्स बना रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इजीली आपको चीजें मिलेंगी। हर दिन कम से कम 4 लेक्चर इसके ऊपर अपलोड होते हैं, तो आपके फायदे के सारे कंटेंट वहां पर हैं। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये थिंकिंग बूस्टर क्वेश्चन है जो डेली पोस्ट हो रहा है किसी न किसी सब्जेक्ट का, और उसका डिस्कशन यहां पर होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जेई क्वेस्ट का ज्वाइन कर लें, उस पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इवन उसके ऊपर आप क्विजेज होंगे, आपको वहां पर रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं उनके नोट्स वहां पर अवेलेबल होंगे, सो दैट आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अपने लेक्चर्स में आपको वर्क एनर्जी पावर के छोटी छोटी बातों से रिलेटेड और मल्टी कॉन्सेप्ट जो लग रहा होता है उसका बताऊंगा। तो उसी सीरीज में ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि अलग अलग चैप्टर्स के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट लिंकिंग करना जान पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का थ्योरी बहुत अच्छा होता है, न्यूमेरिकल भी कर पाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करते हैं वो थ्योरी को न्यूमेरिकल से लिंक करने में। तो मेरी कोशिश ये है कि वो जो स्ट्रगलिंग पार्ट है आपका वो रिड्यूस हो सके या एकदम खत्म हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का नाम है स्लाइडिंग बिड, यानी बिड स्लाइड कर रहा है और उसके मोशन को हमें ऑब्जर्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थ्योरी सिखाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ मासिव, ध्यान दीजिएगा, मासिव होमोजेनियस रोप ऑफ लेंथ एल, ठीक है, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू नेल्स ए एंड बी। ये नेल है ए एंड बी, ये कील ठोका हुआ है यहां पे, ये हिलने का नहीं, ये कील ठोक दिया गया, ये हिलने का नहीं। ड्रिवन इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो थीटा यही है, थीटा यही है, तो डायग्राम भी बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है द रोप मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट द नेल एंड इट्स लोएस्ट पॉइंट इज एट द डेप्थ ऑफ डी। ये जो लोएस्ट पॉइंट है रोप का, ये डी डेप्थ पे है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब कह रहा है कि अ बिड थ्रेडेड इन रोप, ये बिड है यहां पर, ये बिड है, ये बिड है। बिट क्या हुआ है, पिरोया हुआ है, यूं चलेगा, ठीक है, रस्सी में जैसे मोती का माला होता है तो मोती पिरोया हुआ है ना, तो वैसे ही मोती घुसाया हुआ है यहां पर। तो a bit threaded in the rope released from the nail A slides down the rope without friction if bid is so light। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करेंगे हम ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो a bid is so light that the shape of rope remains unaffected। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि अगर आप इस तरह के शेप में छोड़ोगे और ये मासलेस रहता है या बहुत कम मास का रहता है या ये हैवी मास रहता, तो ये पहले इधर की तरफ खींच लेता, यानी पहले ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता या शेप एंड साइज चेंज कराते हुए गिरता, राइट। तो कह रहा है कि ये जो बिड का मोशन है, ये जो बिड का मोशन है, ये इस तरह से हो रहा है या इसका मास भी इतना कम है, वेलोसिटी का इफेक्ट इतना कम है इस पे कि इसका शेप अनअफेक्टेड है, ऐसा ही शेप रहेगा। मतलब बिड चले या ना चले, शेप ऐसा रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिक्कत आती अगर ये एजम्पशन नहीं देता। ये एजम्पशन नहीं देता तो या तो ये पहले वर्टिकली डाउनवर्ड आता या थोड़ा डिफ्लेक्टेड होके इधर कहीं आ रहा होता और फिर ऐसे चलता, तो उस केस में फिर मोशन ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता। यानी दिस लाइन इज लाइफ सेवियर लाइन, कि आपका काम अब आसान है। कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बिड व्हेन इट पासेस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप। अब बोल रहा है जब यहां से बिड पास कर रहा होगा तो आप यहां पर बिड का एक्सेलरेशन बताएं। अब अगर आप देखें यहां पर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बिड हॉरिजॉन्टल होगा। बिड पे अगर हम फोर्स दिखाएं तो बिड नीचे की तरफ ऐसे रोप को दबा रहा होगा, तो बिड का वेट नीचे की तरफ स्मॉल mg और इधर नॉर्मल रिएक्शन n1। यानी अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है। यानी सबसे पहला जरूरी काम है नॉर्मल रिएक्शन निकाल लें। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हर पोर्शन ऑफ रोप जो है
वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। हर पोर्शन ऑफ रोप किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। यानी आप कह सकते हो कि बिड अगर यहां पर है तो ये छोटा सा पोर्शन ऑफ रोप ले लो जितने में बिड है, उसका कोई सर्टेन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सर्टेन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। तो अगर हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी तरह निकाल लें तो आप ऑलरेडी जानते हो ए नॉर्मल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, राइट। तो जो लॉजिक ऑफ क्वेश्चन है उसमें हम एक तो ये लॉजिक लगाएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, दूसरा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, या तो कोई थियरी यूज करेंगे या अपने से कुछ एजम्पशन लेंगे। तो एजम्पशन अपने मन से तो कुछ भी नहीं ले सकते, तो कुछ थ्योरी लगाएंगे। अब जब बिड स्लाइड कर रहा है, यहां पर बिड स्लाइड कर रहा है तो बिड का वेट नीचे mg लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। बिड पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, ये और ये। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि रोप का शेप चेंज नहीं करेगा, यानी बिड इसी पे इस तरह से स्लाइड करता हुआ यहां पर आएगा। तो आपको इसका शेप चेंज नहीं करना है, इसका बहुत एडवांटेज है। तो इसका मतलब है ये यहां पर किसी रेडियस पे घूम रहा होगा तो आप क्या लिखते हैं, n1 माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते, राइट। तो हमें क्या चाहिए, अब इसके अंदर n1 निकालने के लिए हमें v चाहिए और r चाहिए। v निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि इसका शेप भी चेंज नहीं करेगा और विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहा है, तो इस बिड पे दो फोर्स लग रहे हैं, क्या, एक नॉर्मल और एक mg, यानी वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिड। भाई बिड के लिए हम ये एनर्जी कंजर्वेशन है या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। अब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल जीरो होगा क्योंकि हमेशा वो सेंटर की तरफ एक्टेड है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन होगा। ग्रेविटी देखें तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, डी डिस्टेंस, यानी mg इंटू डी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी यहां से m कट जाएगा तो v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 2gd, ये आ गया v का वैल्यू, v तो निकल गया। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे बच्चे, तो आप देख रहे हैं रोप यहां पर छोटा सा एलिमेंट रोप का लें, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट रोप का लेंगे ये एलिमेंट हो, ये छोटा सा एलिमेंट, और लेट से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा एंगल डी थीटा है लेट से, तो इधर टेंशन टी लग रहा है और इधर टेंशन टी लग रहा है। उस छोटे से एलिमेंट पे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ, मान लो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप जो है वो लैम्डा है। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप। लैम्डा अगर रेडियस आर है तो आर डी थीटा इंटू जी। लैम्डा फिर से बोल रहा हूं, लैम्डा क्या है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप, क्योंकि यूनिफॉर्म रोप लिखा हुआ है, होमोजेनियस रोप, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो आपको लगेगा सर आपने यहां पर बिड का नॉर्मल नहीं दिखाया, तो बिड का जो नॉर्मल आप लगाते यहां पर, क्योंकि बिड के ऊपर नॉर्मल कौन दिया होगा, रोप दिया होगा, बट एक एजम्पशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि बिड का शेप एंड, जो बिड चलेगा रोप का शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये नॉर्मल नेग्लिजिबल होगा, नॉर्मल का कोई इफेक्ट वायर पे रोप पे नहीं हो रहा होगा, तभी वो ऐसा हो सकता है, नहीं तो रोप का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। भाई ये नॉर्मल अगर काम करने लग जाए यहां पर तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ये नॉर्मल नेग्लिजिबल है। इस नॉर्मल को रखें या ना रखें, तुच्छ प्राणी की तरह है ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल आप यहां पर नहीं दिखाओगे, यानी बिड पे तो नॉर्मल दिखाएंगे लेकिन रोप के ऊपर बिड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि शेप ऑफ रोप रिमेन्स अनएफेक्टेड। बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन हमारे पास फ्रीडम है कि इस नॉर्मल को हम नेग्लेक्ट कर दें। अब ये नॉर्मल नेग्लेक्ट हो गया तो आप देखो इसके टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर, ऐसे ही एक इधर। तो आप इधर वाला कंपोनेंट देखें तो ये टेंजेंट है, यहां पर क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये डी थीटा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, यानी इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला वेट।
तो आप क्या यहां क्या लिखोगे, लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी। ठीक है, अब चूंकि डी थीटा बहुत छोटा एंगल है तो हम इसको साइन थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा इंटू जी। तो आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, यानी टेंशन की वैल्यू आ गई लैम्डा आर जी। अब ये तो आ गया टेंशन का वैल्यू, लोएस्ट पॉइंट पे वायर पे टेंशन। ये क्या आया, लोएस्ट पॉइंट पे वायर पे टेंशन। अब लोएस्ट पॉइंट पे वायर पे टेंशन निकल गया, लेकिन अभी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकला है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक और थ्योरी लगाना पड़ेगा। तो क्या थ्योरी लगाएंगे, तो बच्चा आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। लेट से यहां पर टेंशन टी नॉट ले लो, यहां पे टेंशन टी नॉट ले लो। ठीक यहां पर जब आओगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो यहां पे टेंशन टी लग रहा है, ये तो हो ही गया। हाफ पोर्शन ऑफ रोप लिए हैं, हाफ पोर्शन ऑफ रोप लिए हैं, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, लेमडा इंटू एल बाई 2 इंटू जी, क्योंकि हाफ पोर्शन ऑफ रोप, रोप का लेंथ एल दिया हुआ है, देखो यहां पर रोप ऑफ लेंथ एल, यानी ये क्या हो जाएगा एल बाई 2। तो ये वेट लग गया, ये वेट लग गया, राइट, दिस इज वेट, डब्ल्यू से वेट को रिप्रेजेंट किया। अब अगर आप देखें तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आप एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ दो इस टी नॉट का, और एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ दो, तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इधर वाला एंगल थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा, यानी आप क्या लिखोगे, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, वेट को बैलेंस करेगा, तो टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल जी बाई 2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब अगर आप देखें यहां से टी नॉट रिप्लेस कर दें इस जगह पे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू इस टी नॉट, यहां पे टी नॉट की जगह ये रखोगे, तो लैम्डा एल जी बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये टी निकल गया, ये क्या निकल गया बेटा, टी, और पीछे वाले पेज पे भी आपने टी निकाल रखा है, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो यहां से आप लिखोगे लैम्डा आर जी इक्वल टू, क्योंकि पीछे वाले पेज पे टेंशन की वैल्यू देखो कितना निकला हुआ है, लैम्डा आर जी। तो लैम्डा आर जी इक्वल टू लैम्डा एल जी अपॉन 2 इंटू कॉट थीटा। तो देखो क्या क्या कट रहा है, लैम्डा लैम्डा कट गया, क्योंकि गिवन गिवन था ही नहीं, लैम्डा कटाना ही था। जी से जी कट गया, तो यहां से आर इक्वल टू आ गया एल बाई 2 कॉट थीटा, ये आर आ गया। तो जिसका हमें था इंतजार वो आ गया, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के पास जाएंगे, n1 माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, n1 माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। v की वैल्यू कितनी निकाले हुए, v की वैल्यू हम निकाले हुए हैं, v की वैल्यू निकाले हुए हैं। हमें तो पूछा क्या है, हमें इसके अंदर पूछा है एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इक्वेशन तो नॉर्मल निकालना रहता तब हम लिखते, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल होगा, तो an से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2gd डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू क्या होगी, l बाई 2 कॉट थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4gd बाई एल इंटू टैन थीटा। तो ये आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आसानी से आपने बिड का एक्सेलरेशन निकाल दिया, क्योंकि बिड के पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दिया। यानी इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किया। आपने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, आपने लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और आपने वर्क एनर्जी पावर का भी यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो एक तरह से इस क्वेश्चन में आपने 3 तरह के थ्योरी यूज किए, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। दैट्स व्हाई आप इस पे ऐसे क्वेश्चन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है आपके ओटीबीटी थिंकिंग को इम्प्रूव करने में। तो आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी कोई गलती नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।